Okay class, now today we are going to start and continue with part 3, narration part 3. अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन के जो आपके फर्दर टॉपिक्स हैं बचे हुए हैं उनके बारे में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑप्टेटिव sentences. Optative sentences, optate. So okay, so what do you understand by optative sentence? This is the first question. ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो आपकी विशिंग या ब्लेसिंग है ना, दो वर्ड है देखो, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग. ब्लेसिंग एंड कर्सिंग ये इनके मेजर वर्ड्स हैं, है ना, ब्लेसिंग एंड कर्सिंग. तो इसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब यूज़ होता है ना, दोनों हिस्सों में इसका मतलब आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टिंग स्पीच है, दोनों में आपको ये चेंज मिलेगा देखने को, जो कि आपको इस वर्ब से इंट्रोड्यूस करेंगे, इस इमोशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि ब्लेसिंग. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो कि कोई सेंटेंस है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू. इस पे क्या दिख रहा है? ब्लेसिंग. अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? हमें इनडायरेक्ट में बनाना है. इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? ही, ये जो पहला वर्ड है सेड, इस सेड में क्या चेंज होगा? ये यहाँ क्या कर रहा है? दुआ दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, कर्ज दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, तो वो विश कर रहा है. क्या वर्ब यूज करेंगे? विश. ही विश्ड, उसने विश किया एक तरीके से ना, गुड मॉर्निंग विश करते हैं. ही विश्ड. अब यहाँ पे क्या चाहिए? ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है. क्या लगाएंगे? कंजक्शन. पार्ट 2 में जब हम नरेशन पढ़ रहे थे और हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में डील कर रहे थे तो हमने वहाँ पे कंजक्शन के दो कंडीशन देखे. क्या कंडीशन देखा? कि अगर आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इज, एम, आर, वॉज वर्ब से स्टार्ट होगा तो आप इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट होकर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो आप क्या लगाएंगे? कुछ कंजक्शन नहीं लगाएंगे. लेकिन ऑप्टेटिव केस में वापस आप वहीं आ गए. कहाँ आ गए? अफर्मेटिव टाइप्स में, दैट इज दैट पोजिशन. तो ऑप्टेटिव में आपको कंजक्शन क्या लगाना है? दैट लगाना है. ही विश्ड दैट, और ये देखो क्रॉस पोजिशन, ही सेड के बाद आपको जो सेड है उसको सेंटेंस को देखोगे, रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच में ब्लेसिंग है या कर्सिंग है. अगर ब्लेसिंग है तो क्या लिखोगे? विश्ड. अगर यहाँ पे आपको लगे कि यू मे डाई तो क्या लिखोगे? कर्स्ड. यू गो टू हेल, ही कर्स्ड, है ना. सो बेसिकली आपको दो स्ट्रॉन्ग इमोशन ही मिलेंगे, दो ही वर्ब यहाँ ज़्यादा यूज होता है, विश्ड और कर्स्ड. सो ही विश्ड, कंजक्शन क्या यूज होगा? दैट. सभी में, सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको जो कंजक्शन यूज करना है दैट इज दैट. ही विश्ड दैट. अब ये याद रखने की बात है और यहाँ दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. कई बार आपको यहाँ में मिलेगा, कई बार आपको में नहीं मिलेगा. आई मीन वे में हिडन हो सकता है, अंडरस्टूड हो सकता है. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू, कई बार लिखा हो सकता है कि ही सेड गॉड ब्लेस यू. तो गॉड ब्लेस यू में मे हिडन है, लिखा नहीं है लेकिन है, तो वापस में आपको रखना वही क्रॉस पोजिशन है. जैसे कि अगर यहाँ पे आप लिखते हैं दैट गॉड माइट ब्लेस मी,
गॉड माइट ब्लेस मी, ये माइट कहाँ से आया, मे का प्रेजेंट में और उसका पास्ट क्या होता है माइट, तो ऑप्टेटिव में भी प्रेजेंट का पास्ट होगा ही, जैसे पहले होता रहा था, है ना, वो रूल वैसे ही चलेगा। क्रॉस पोजीशन है, गॉड आगे आ गया, जो मे है वो पीछे चला गया, माइट बन गया। ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, वो यू की जगह जो मी लिखा है वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, ही सेड गॉड ब्लेस यू। इट मीन्स यहाँ पे एक हिडन ऑब्जेक्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ही सेड, लेकिन यहाँ पे कोई तो है जिसको वो कह रहा है कि गॉड ब्लेस यू। तो कई बार ये आपको नहीं मिलेगा, कई बार ये अंडरस्टूड होता है। एग्जाम पेपर में आप देखोगे कि 4 ऑप्शन है, उसमें मी का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मी नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू के केस में मान के चलिए कि वहाँ पे मी अंडरस्टूड है, ठीक है। तो नीचे आपको यू को किस में चेंज करना है, यू किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि हिडन, कई बार हिडन हो सकता है, अंडरस्टूड हो सकता है, और नीचे आपको मी वाले ऑप्शन में करेक्ट करना है, ठीक है। स्पेशली ये जो गॉड ब्लेस यू वाला टाइप होता है इसमें। सो ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस मूव अहेड। चलिए सबसे पहले इसके सारे रूल्स लिख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के, ध्यान से। ऑप्टेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, कंजक्शन दैट विल बी यूज्ड, कंजक्शन क्या यूज होगा, दैट। नंबर 2, मे will change as might, कहीं पे भी आपको मे मिलता है आप उसको किस में चेंज करेंगे, माइट में, यानी कि प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट। नंबर 3, टू नहीं आप लिखो ओनली 2 strong verb, only 2 strong verb wish or curse is frequently used. Okay, now may and he, ये ऐसे बना के लिखोगे ना, he might, हमेशा आपको चेंज क्रॉस पोजीशन में करनी है। जो मे है वो पीछे जाएगा, माइट बन जाएगा, जो ही है वो आगे आ जाएगा। क्योंकि ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन, उसमें चेंज नहीं होता। तो ये आपके जो है वो कॉमन रूल्स हैं जो आपको लिखने हैं, फॉलो करने हैं। चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट अस मेक द क्वेश्चन। Question number 1. Teacher said to me, may you get success. May you get success. Teacher said to me, may you get success. अब आपको पता ही है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यू किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से। क्या नीचे लिखेंगे हम, टीचर, क्या लिखेंगे, विश लिखेंगे, कर्ज लिखेंगे, ऑब्वियसली विश लिखेंगे। तो टीचर विश्ड मी दैट, ओके, टीचर विश्ड मी दैट, इसकी पोजीशन क्या होगी, क्रॉस, यू मी के पास जाएगा, क्या बनेगा, आई माइट गेट सक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, टीचर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। हमने क्या बनाया, टीचर विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। इसमें याद रखने की बात एक चीज़ और है
कि मे को तो आपने माइट कर दिया लेकिन गेट को आपने गॉट नहीं किया, क्यों? सोच के बताइए, थिंक एंड आंसर मी कि हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया है। एनी आंसर? नहीं करना है, सिंपल आंसर इज नहीं करना। आपको सिर्फ मे का टेंस चेंज करना है, वर्ब एक बार चेंज होगा, इसके अलावा कोई वर्ब आता है तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है? क्योंकि उसका रीज़न समझिए, उसका रीज़न ये है कि आपको सिर्फ इसको क्रॉस पोजिशन में लिखना है एंड दिस इज द मेन वर्ब, सेकेंडरी वर्ब विल नॉट बी चेंज्ड, ओके? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू her neighbor, she said to her neighbor, may you die soon, may you die soon. So God bless him, it's just a sentence. वो अपने नेबर को क्या बोल रही है? कर्स कर रही है ना? हम यहाँ क्या लिखेंगे? She caused her neighbor that she might die soon. यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो मे है उसको तो हमने माइट कर दिया, लेकिन डाई भी तो वर्ब है, लेकिन डाई को हम डाइड नहीं करेंगे। सो बेसिकली जो प्रेजेंट का पास्ट होगा वो किस में होगा? मे का माइट में होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. लेट अस टेक अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड नेक्स्ट. अभी एक पेपर में आया है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी रिसेंट पेपर में आया है ये. आई सेड टू हर यू बी हैप्पी इन योर लाइफ. इसमें आपको सेंटेंस में इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें कहीं भी आपको मे नहीं दिख रहा है ना? मे नहीं दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मे यूज़ नहीं करना है. मे दिखे या ना दिखे, ऑप्टेटिव केस की सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मे हिडन है, वो अंडरस्टूड है. अगर इसमें विशिंग दी जा रही है, किसी के लिए अच्छी दुआ की जा रही है, प्रेयर की जा रही है, देन माइट इज देयर. सो आई विश्ड हर, आई विश्ड हर दैट, यू किसके लिए आ रहा है? हर के लिए, दैट इज शी. आई विश्ड हर दैट शी might be happy in your life. अब सबसे इंटरेस्टिंग जो रोल है वो इस माइट का है. इस माइट का रोल इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? Any idea? I wished her that she might be happy in your life. देखो, might का मतलब तो पॉसिबिलिटी होता है ना? बोलते हैं कि you might get success. लेकिन
जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे को माइट बनाते हो, सो दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. सो आई विश्ड हर दैट शी माइट बी हैप्पी इन योर लाइफ. सो यहाँ पे मैं नहीं लिखा है, फिर भी आपको नीचे आपको क्रॉस पोजिशन रखना है, और यू विल ऑलवेज यूज माइट इन योर ऑप्टेटिव केसेस. ओके ओके, I think enough we have done. There is nothing very much to discuss here. There are only two things, that two strong verb wish and curse, that you will use here in reporting verb. Conjunction, that सारे changes वैसे ही होंगे, pronoun वैसे ही बदलेगा, tense वैसे ही बदलेगा अगर बदलना है तो, और आपको उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि माइट के अलावा अगर वहाँ पे कोई वर्ब है, मे के अलावा कोई वर्ब यूज़ हुआ है सेकेंड वर्ब, तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसको आप एज इट इज़ ही लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर ऑप्टेटिव. नाउ वी विल टेक एक्सक्लामेटरी. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या है? एक्सक्लामेटरी ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन ड्यूरिंग वॉइस. जब हमने वॉइस पढ़ा था तो उसमें हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, बट हियर थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट. सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको बेसिकली जो इमोशंस मिलते हैं, है ना, जैसे कि अलास, हुर्रा, ब्रावो, है ना, ये इस तरह के इमोशंस आपको मिलते हैं. सो जो ये इमोशंस हैं, आपको उसको सेंटेंस है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है. क्या रूल फॉलो करना है, दैट वी हैव टू स्टडी. There is a question number 1. One second. They said, hurrah, we won the match. Okay. So they said, hurrah, we won the match. So अब इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट. दे, ये जो said है, इसमें क्या इमोशंस है? हुर्रा. हुर्रा मीन्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अगर वहाँ पे कोई सैड इवेंट की बात की जा रही है ना, अलास वी फेल्ड, सो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. सो जो इमोशन आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिखेगा, जिस तरह का इमोशन आपको रिपोर्टिंग वर्ब में दिखेगा, वो इमोशन आप कहाँ पे दिखाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में. यानी जो सेड का रिप्लेसमेंट है, इट मीन्स सेड का रिप्लेसमेंट किस इमोशन के साथ होगा? वर्ब के साथ होगा, जो आपको यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में दिखाई देगा. यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? दे सेड, हुर्रा, वी वन द मैच. सो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय that, conjunction that, they exclaimed with joy that we कौन सा पर्सन है? we कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. किसके हिसाब से चेंज होगा? दे के हिसाब से. क्या बन जाएगा? दे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, प्लीज पे अटेंशन. वन, WON, वन. वन का मतलब क्या हुआ? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ये सिचुएशन कहाँ बनती है? पास्ट इंडेफिनिट में. तो आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट. क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट. सो दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच एंड फुल स्टॉप. ठीक है. सो सेड को अपने किस में बदलना है? जो इमोशन रिपोर्टिंग स्पीच में आपको दिखाई देगा. बिकॉज इट इज़ अ हैप्पी थिंग, सो हमने लिखा दे एक्सप्लेन्ड विद जॉय. कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे? कंजक्शन दैट. बाकी चीज़ें वैसे ही बदलेगी. प्रोनाउन जैसे चेंज होता था सब वैसे ही चेंज होगा. दे, वी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, दे के पास जाएगा, वापस इज दे. दे हैड. हैड कहाँ से आया? क्योंकि हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए इनडायरेक्ट में वो पास परफेक्ट हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू पार्ट 1. हैड वन द मैच. नाउ लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन.
he said, alas, I am ruined. Ruined is, totally devastating position. When something is totally devastated, completely lost, that is ruined. So he said, alas, I am ruined. तो यहाँ पे हमें कैसा इमोशन दिख रहा है? That we have sorrow expression. So we will write, he exclaimed with sorrow, conjunction, that he exclaimed with sorrow that he was ruined. ही कहाँ से आया? यहाँ से आया. आई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है. नीचे हमें क्या लिखना है? पास लिखना है. ही वॉज ruined. सो ही exclaimed with sorrow that he was ruined. ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज करने के लिए नहीं होता. एक्सक्लेमेशन के क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ. रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं. हाँ, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते. एटलीस्ट वी मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द थिंग. हु नोज़ यही आ जाए आपके पेपर में. सो बेसिकली आप इसको इतना ही याद रखेंगे कि जो इमोशन आपको यहाँ दिखेगा. और येस, वन मोर थिंग, ये जो अलास और हुर्रे यहाँ लिखा होता है, क्योंकि हम उसको एक्सक्लेम्ड के ज़रिए दिखा चुके होते हैं ना. अलास को हमने किस में दिखाया? एक्सक्लेम विद सोरो. तो रिपोर्टिंग जो आपका इनडायरेक्ट केस होगा, है ना, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नीचे आप अलास या हुर्रे या ब्रेवो ये सब आप नीचे नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो कहाँ आ गया? वो एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, इस सब में आपने इमोशन ऑलरेडी दिखा दिया है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल डन. दिस इज़ वेरी ईजी. And because it is not usually asked in exam much, so I am not going in that detail. It is not required. This much information is more than sufficient. अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो ये information आपके लिए sufficient है. Okay. Next, very important topic, that is इम्परेटिव. इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली इम्परेटिव वो टॉपिक है इंट्रोगेटिव के बाद. इंट्रोगेटिव के बाद अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इम्परेटिव से आते हैं. ठीक है, तो इम्परेटिव को हम बहुत ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट. जस्ट इम्परेटिव में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसको ध्यान से देखिए. इसमें जो आपको इमोशंस, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, कमांड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबिड में एक चीज़ और आती है, प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड दोनों का मतलब एक ही है. प्रोहिबिटेड और फॉरबिड में उतना ही डिफरेंस है जितना ऑर्डर और इंस्ट्रक्टेड में, इंक्वायरी में था. फॉरबिड यूजुअली जो जनरल चीज़ें होती हैं, आम, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि बारिश में मत खड़े रहो, तो दैट इज़ फॉरबिड. प्रोहिबिटेड इज़ लिटिल सीरियस, लिटिल सीरियस, है ना. जब कोई मैटर थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है वहाँ पे हम प्रोहिबिटेड, जैसे कि स्ट्रिक्टली वार्न्ड, है ना. स्ट्रिक्टली वार्न्ड इज़ प्रोहिबिटेड. जब आपके सेंटेंस में स्ट्रिक्टली वार्न्ड सेंटेंस टाइप होगा तो आप ये यूज़ करेंगे. अदरवाइज यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं? फॉरबिड. यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत खड़े रहो, सो फॉरबिड. सो जो इम्परेटिव है ये किस पे बेस्ड है? ये इन वर्ब्स पे बेस्ड है. ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, कमांड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड. ये इमोशन आपको कहाँ दिखेंगे? ये इमोशन आपको दिखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में. तो जो इमोशन आपको रिपोर्टिंग स्पीच में दिखेगा उस इमोशन को आपको कहाँ दिखाना है? रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाना है, इन वर्ब्स के थ्रू. इज इट क्लियर? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कंजक्शन. यहाँ कंजक्शन क्या यूज़ होता है? कंजक्शन यूज़ होता है टू. चलिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली.
अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस में यूजुअली हमने रेगुलर सेंटेंसेस में हमने क्या कंजक्शन यूज़ किया, दैट। उसके बाद दैट और कहाँ यूज़ किया हमने, ऑप्टेटिव, ठीक है। और हमने दैट कहाँ यूज़ किया, एक्सक्लामेटरी। इंट्रोगेटिव में हमने क्या यूज़ किया, इफ़ या वेदर, लेकिन वहाँ चॉइस थी, क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड केस के साथ। और अब आ गए हम इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव में हमें क्या कंजक्शन यूज़ करना है, टू, ठीक है। सो ये आप एक जगह नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, आप एक जगह पे लिख कर रखेंगे। इंपेरेटिव में ये जो वर्ब्स हैं इनको आपको रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, सेड के साथ। कैसे, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ वी आर डीलिंग विद द सेंटेंस ही सेड टू मी गो अवे। ये जो गो अवे है, पहले इस पर ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है गो अवे। इसकी जगह कुछ भी हो सकता था, इसकी जगह हो सकता था कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, शट द विंडो, कीप योर बुक डाउन, टेक योर मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, आपको कमांड मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रहा है, फॉरबिड मिल रहा है, सजेशन मिल रहा है, एनीथिंग, यू नो। एक बहुत अच्छा वर्ड है, सजेशन से मुझे याद आया, प्रपोज्ड। प्रपोज कोई आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज कर रहा है ना, लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो ये इमोशंस आपको जो यहाँ मिलेंगे वो आपको कहाँ दिखाना है, आपको यहाँ दिखाना है। उसका रिप्लेसमेंट आप किससे करेंगे, इस सेट से करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ क्या मिल रहा है, गो अवे, साउंड कर रहा है, इट साउंड्स लाइक ऑर्डर, जस्ट गो अवे। तो हम क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड मी, टू तो आपको पता ही है, बहुत पहले से ही हट जाता है। ही ऑर्डर्ड मी टू। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये टू यहाँ नहीं लग के यहाँ आ गया, नो। सोचने को हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये टू है क्या, ये टू कंजक्शन है जो कि कहाँ लगता है, इंपेरेटिव में लगता है। ऑप्टेटिव में क्या लगा था, दैट, एक्सक्लामेटरी में दैट, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर विद हेल्पिंग वर्ब, सिंपल अफर्मेटिव में दैट। तो अभी ये यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। इंट्रोगेटिव में क्या कंजक्शन लाना है, टू लगाना है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। यहाँ वेंट अवे क्यों नहीं लिखा, हम तो प्रेजेंट को पास्ट कर देते हैं, शुरू से यही करते आ रहे हैं। जो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है उसको पास्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो परफेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये गो को वेंट अवे क्यों नहीं लिखा, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे क्यों नहीं लिखा, यहाँ वेंट अवे लिखना चाहिए ना, ही ऑर्डर्ड मी टू वेंट अवे। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम ऑलरेडी यहाँ दिखा चुके हैं। गो अवे का एक्सप्रेशन हमने कहाँ दिखाया, ऑर्डर्ड में दिखाया। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, गो को वेंट नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हमने कहाँ दिखा दिया है, ऑलरेडी ऑर्डर्ड में दिखा दिया है। ओके ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट, ही, चलो ही को चलो बदल देते हैं, दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब इस वर्क हार्ड में क्या साउंड कर रहा है, एडवाइस। सो क्या लिखेंगे, दे एडवाइज्ड हिम, कंजक्शन टू, दे एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, नॉट वर्कड हार्ड। क्यों, क्योंकि वर्कड हार्ड के इमोशंस को, एक्सप्रेशन को ऑलरेडी हमने कहाँ यूज़ कर दिया, एडवाइज्ड, तो वहाँ उसको वर्कड हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एक और कारण है इंटरेस्टिंग, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया कि आपको याद रहे। इंटरेस्टिंग कारण ये है कि ये जो टू है जो यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है, इन्फिनेटिव भी तो है, तो ये टू वर्क ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको पास्ट टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ही एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। ओके ओके, द टीचर said to me, do not waste your time,
डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो टीचर क्या कर रही है, एक्चुअली टीचर क्या कर रही है, व्हेन टीचर इज सेइंग टू मी दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वो क्या कर रही है, शी इज गिविंग मी एडवाइस। ओके, सो द टीचर एडवाइज्ड मी, कंजक्शन क्या लगेगा, टू, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये केस थोड़ा डिफरेंट है ना, ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली ये केस कैसा है, अभी हमने जो 2 एग्जाम्पल किए थे वो अफर्मेटिव थे ना, वर्क हार्ड, गो अवे, उसमें नेगेटिव नहीं था, इसलिए हम टू लगा रहे थे, इट्स ओके, इट वॉज फाइन। लेकिन अब यहाँ डू नॉट है, अब डू नॉट है, कंजक्शन क्या लगाना है, टू, तो नॉट का क्या करें, नॉट को टू के पहले लिख दे, नॉट को कहाँ लिखेंगे, टू के पहले। सो द टीचर एडवाइज मी नॉट टू, टू हमें 2 बार नहीं लगाना है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट को लगाना ज़रूरी है। टू नॉट लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा क्या वो ग्रामेटिकली एब्सर्ड हो जाएगा। सो द टीचर एडवाइज मी नॉट टू, नॉट कहाँ जाएगा, टू के पहले आ जाएगा। सो द टीचर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। माई कहाँ से आए आपको पता है, कहाँ से आया, योर सेकेंड पर्सन है, किससे डील होगा, मी के साथ, मी के साथ डील होगा, क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा। सो द टीचर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। यहाँ नया क्या था, यहाँ नया था ये नॉट टू, तो वॉट आइडिया इट इज़ गिविंग टू यू, इट इज़ गिविंग यू दैट if you have a negative imperative type of sentence, then you have to write not to rather to। आप not to लिखेंगे ना कि to लिखेंगे, क्योंकि वो not का एक्सप्रेशन आपको not to में देना है। एक और एग्जाम्पल करेंगे, he said don't go there, he said don't go there। so ये don't go there में क्या है, एडवाइस है या वो मना कर रहा है कि वहाँ मत जाओ। ध्यान से देखिए, he advised not to go there। एक तरीका ये हो सकता है सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने का, आप लिख दो he advised not to go there, या फिर आप लिख सकते हैं he forbade to go there। डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। ही एडवाइज नॉट टू, जब आप डू नॉट के केस को बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपका सेंटेंस डू नॉट का होगा, डोंट का होगा, तो 2 तरीके से बनेगा, या तो आप उसको लिख सकते हैं जैसे कि एडवाइज यूज़ किया आपने, ही एडवाइज नॉट टू, उस केस में आप लिखेंगे एडवाइस के साथ नॉट टू, ठीक है। लेकिन अगर आपने एडवाइस की जगह यूज़ किया है प्रोहिबिटेड या आपने यूज़ किया है फॉरबेड, तब आप नॉट टू नहीं लगाएंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि फॉरबेड में तो पहले से ही नॉट है, मना करना है ना, फॉरबेड तो मीन्स ही मना करना है, प्रोहिबिटेड मीन्स ही मना करना है, वहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे ही फॉरबेड टू गो देयर। अब यहाँ हम नहीं लिखेंगे कि ही फॉरबेड नॉट टू गो देयर, नॉट कहाँ लगाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे ही सजेस्टेड नॉट टू गो देयर, ही एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर, ही ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। तो जब आप ऑर्डर, सजेस्टेड या एडवाइज लगाते हैं तो आप नॉट टू लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यूज़ किया है फॉरबेड या फिर आपने यूज़ किया है प्रोहिबिटेड, तो वहाँ नॉट टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट वर्ब ऑलरेडी स्टैंड फॉर नॉट, it gives the sense of not। so I think this is all done, all type of question we took। imperative में सबसे important चीज़ क्या है, reporting speech में क्या expression यूज़ हुआ है ना, एक रह गया, that is proposed। let us take one example of propose also, that can be asked in your exam, and that is last। okay, he said
let us go for walk. सबसे इंटरेस्टिंग है ये let us. जब आपको सेंटेंस में इनडायरेक्ट में आपको मिलेगा ना let us, तो आप समझ जाना कि ये प्रपोजल है, क्योंकि let us का मतलब ही होता है ना कि you and I, that is propose kind of thing, कि मिल के करेंगे, है ना. Let us go there, let us visit this park or anything. So he proposed to go for walk. It's WLK walk. Okay, so he proposed to go for walk. Again, we are standing at the same point. As we are very close to the ending of the narration, please pay your attention and listen carefully each and everything that I am telling you now. That in narration, especially in imperative, the most important thing is the expression given in reporting speech. Whatever emotion or expression has been already given or delivered in the reporting speech form, that has to be conveyed through reporting verb. Okay, said can be replaced with order, said can be replaced with advice, suggestion, proposed. But in case of negative kind of sentence like don't, so don't can be deal in two types. Number one, you can use it by using not to, or you can directly use forbade or prohibited, seeing the condition and the intensity of the sentence. If it is very much rare kind of sentence, that you can use prohibition. But if it's a general thing, then you can use forbade. But if you are using forbade, then you will not use not to case, then you will write only to. With forbade, with prohibition, you will never use not to. Okay, and rather than that, each and everything we have already done in this video, and I think enough, more than enough we have discussed about this narration topic. And as far as my knowledge is concerned, I don't think even a single question you will get that you cannot do now. The only thing is left, that is practice. Okay, thank you very much.